Hello everyone, welcome to day 9 of our revision series. So day 9 में हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 9 दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सो इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर में क्या कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उस सब की हम क्विक रिवीजन करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आपने इससे प्रीवियस वाला लेक्चर जो कि हमारा है डे 8 का चैप्टर नंबर 8 दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखा तो जरूर से पहले जाकर उसे देखिए, फिर इसको देखना, क्योंकि ये जो चैप्टर है नाम से पता चल रहा है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसका मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट यूज होंगे. तो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट हमने डे 8 चैप्टर 8 में किए थे. तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आज आपको ये कुछ भी समझ नहीं आएगा और ना ही आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. तो सबसे पहले इस चैप्टर को करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर होने चाहिए. तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा. तो वहां से जाकर एक बार उस लेक्चर को कंप्लीट कर लेना ताकि आपको आज का ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आए. तो करते हैं हम स्टार्ट इस चैप्टर को. जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो मतलब ये कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा था अब हम उसकी एप्लीकेशन पार्ट को देखेंगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये एक्चुअली हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज होती है, कैसे हम इसको यूज करते हैं, क्या इस सब के एप्लीकेशंस हैं, वही हम समझेंगे. तो अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री हमारी एक मैथ्स की ब्रांच है जिसमें हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के बीच में. कि ट्राइंगल है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल, उसकी साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको हम पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री. और उसी के बेस पे हमारे पास कुछ फॉर्मुलेज होते थे साइन कॉस टैन जैसे, वही सब की हेल्प से हम अब एप्लीकेशन पार्ट भी इसका देखेंगे. इस चैप्टर में आपको कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. समझते हैं. मैंने ये एक बनाया है एबीसी ट्राइंगल. ये ट्राइंगल क्या है? बीसी मेरे पास एक टॉवर है, टॉवर की हाइट बीसी है, मतलब एक टावर खड़ा है, वो ग्राउंड पे है, तो ग्राउंड मैंने बनाई है ए बी. तो ए बी ग्राउंड पे जब कोई टावर खड़ा है तो वो टावर जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ग्राउंड से. ठीक है, ये मैंने बनाया. ए पॉइंट पे हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, कोई भी एक लड़का या लड़की कोई भी ऑब्जर्वर है जो क्या कर रहा है, ए पॉइंट पे खड़े होकर टावर के टॉप पे कुछ है उसको देख रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है. तो हमने क्या किया, ए पॉइंट पे कोई खड़ा किया है, वो सी पॉइंट पे देख रहा है. सी क्या है? इस टावर की टॉप है, तो टॉप को वो देख रहा है. सबसे पहले ये जो है हमारा है ऑब्जर्वर. तो सबसे पहले टर्म तो आपको पता होनी चाहिए ऑब्जर्वर क्या होता है. ऑब्जर्वर होता है जो किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, किसी चीज को देख रहा है. नाउ ये जो ऑब्जर्वर है ये यहां से खड़े होकर किसी चीज टॉप को देख रहा है. तो ये जो मैंने लाइन डॉटेड बनाई है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. क्या नाम है इसका? लाइन ऑफ साइट. नाम से पता चल रहा है साइट होता है देखना. लाइन ऑफ साइट क्या है? किस नजर से देख रहा है, क्या उसकी लाइन बन रही है, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. तो यहां से उसकी आंख से लेकर जिस पॉइंट पर उसको देखना है उस पूरे पॉइंट को हम बोलते हैं, उस पूरी लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. तो ये आपको पता होना चाहिए. नाउ इसमें जो पर्सन है उसकी आई से हमने देखना है, उसकी आई को हमने कंसिडर करना है कि आई से हम सी पॉइंट को देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट हो गया. अब अगर आई से सामने वो देख रहा होता, बिल्कुल सामने, बिना अपने गर्दन को उठाए, बिना, क्योंकि ऊपर के पॉइंट को देखने के लिए उसने अपनी गर्दन तो उठाई होगी ना, लेकिन अगर उसने अपनी गर्दन नहीं उठाई होती, बिल्कुल सामने देख रहा होता, तो हम ये जो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनी है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. ये होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? जब कोई पर्सन बिल्कुल हॉरिजॉन्टली कुछ कहीं देख रहा है, वो जो लाइन उसकी आई से हम हॉरिजॉन्टल खींचते हैं उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. लेकिन अगर वही पर्सन कोई चीज ऊपर की तरफ देख रहा है तो उसकी जो नजर से उस पॉइंट तक का जो पूरा लाइन बनता है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. अब मैंने कितनी बार बोला कि उसने अपनी गर्दन को उठाकर देखा है, तो जब उसने अपनी गर्दन यहां से, नॉर्मल उसकी विजन ये थी हॉरिजॉन्टल लाइन वाली, लेकिन उसने अपनी गर्दन उठाकर इस तरह से ऊपर को देखा, तो ये जो इसने उठाया है, जितने एंगल से अपनी गर्दन को उठाया है, इस थीटा एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. थीटा हमारा क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन. एलिवेशन होता है एलिवेट करना, उठाना किसी चीज को. तो उसने अपनी गर्दन जब उठाई तो जो एंगल बना है हमारा थीटा, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. ये सिंपल सी बात आपको समझ आ गई. अब यहाँ पे हम एंगल किसको लेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंगल लेने को मैं सी पॉइंट को भी ले सकती थी, क्योंकि हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री को छोड़ के बाकी दोनों तो हमारे एक्यूट एंगल होते हैं. तो हम जिसको लेते हैं उसके ऑपोजिट जो होती है वो हाइट होती है, और जो
एंगल और 90 डिग्री जिस लाइन पर लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं बेस। तो ये सब तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। लेकिन अब हम किसको थीटा लेंगे वो इंपॉर्टेंट है। हम थीटा लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच के एंगल को, कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट जो एंगल बना रही है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सो ये एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बीच में होता है? बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। नाउ इस पे क्वेश्चन किस तरह से आएंगे? क्वेश्चन बहुत तरह से आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोला जाएगा कि एक ऑब्जर्वर है, बिल्डिंग की टॉप पे देख रहा है, और वो जो ऑब्जर्वर है वो बिल्डिंग की फुट से 6 मीटर दूरी पे है। तो मतलब बिल्डिंग की फुट से ऑब्जर्वर 6 मीटर की दूरी पे, मतलब हमें बेस की वैल्यू गिवन है, और बोला गया है हमें कि एंगल जो बनाया है ऑब्जर्वर ने वो 30 डिग्री का एंगल है। बताओ कि हमारी टावर की हाइट क्या होगी। नाउ अगर हमें बेस गिवन है, एंगल गिवन है, हमें निकालना है हाइट, तो हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करेंगे? बेस और परपेंडिकुलर का कौन सा रिलेशन होता है? हमारा होता है वो tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की हमें वैल्यू गिवन है 30 डिग्री। नाउ अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद किया होगा तो आपको थीटा की वैल्यू भी पता होगी। tan 30 की क्या होती है? 1/√3। और आपको रेशियोज भी पता होगी अगर आपने रेशियोज को भी याद किया होगा। सो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके वैल्यू निकाल सकते हैं हाइट ऑफ टावर की। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, या क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकते हैं जिसमें आपको एक साथ 2 कंडीशंस दी जाएंगी और आपको फिर डिस्टेंस को निकालना है ग्राउंड से लेकर टॉवर के बीच में, या कुछ भी इस तरह से। तो 2 कंडीशंस में 2 एंगल्स बनेंगे। 2 एंगल्स में आप एक ट्राइंगल को कंसीडर करके कोई वैल्यू निकालोगे, फिर उससे दूसरे ट्राइंगल में जो आप वैल्यू निकालोगे उसको पुट करोगे और फिर आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, चैप्टर काफी इजी है, बस आपको डायग्राम बनानी आनी चाहिए। सबसे पहले तो डायग्राम बनानी आनी चाहिए। जब आपने एक बार डायग्राम बना ली, फिर आप देख के समझ जाओगे कि कौन से ट्राइंगल को लेना है हमने, किससे हम क्या वैल्यू उठाएंगे और क्या हम पुट करेंगे। अब यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है जो बच्चे बहुत गलती करते हैं। वो क्या है कि अगर हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये मैंने पॉइंट को ज्वाइन किया, ठीक है, एक मैंने लाइन ये बनाई है, एक मैंने लाइन ये बनाई है, एक एंगल मेरे पास ये है और एक एंगल मेरे पास ये है। कौन सा एंगल बड़ा होगा? एंगल हमेशा ये वाला बड़ा होगा। जितना जो पॉइंट है वो परपेंडिकुलर के पास होगा उतना एंगल आपका बड़ा बनेगा। मतलब कि अगर हम ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से हम कोई एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो हमारे परपेंडिकुलर के पास है, ये वाली काफी दूर है, ये वाला जो एंगल होगा ये बड़ा होगा, ये वाला एंगल छोटा होगा। ऐसा मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि कभी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको डायग्राम तो नहीं दी होगी और आपको बोला जाएगा कि जो हमारा परपेंडिकुलर है उसकी टॉप से डिस्टेंस पहले कुछ था, फिर कुछ सेकंड्स बाद डिस्टेंस इतना हो गया और एंगल पहले 30 था, फिर बाद में 60 हो गया। तो अब डायग्राम आप सही नहीं बनाओगे तो आप 30-60 में ही गलती कर दोगे। किसको 30 बनाना है, किसको 60 बनाना है? 60 कौन सा होगा? बड़े वाला, यहाँ वाला, और 30 कौन सा होगा? ये वाला। तो ये गलती नहीं करना है। जितना दूर जाओगे एंगल उतना छोटा होगा, जितनी पास आओगे उतना एंगल बड़ा होगा, क्योंकि जितना आप दूर जा रहे हो उतनी ये चीज़ कम हो रही है, ऐसे करके कम हो रही है। जितना आप पास जाओगे ये चीज़ बढ़ेगी, तो इसलिए पास आने पे एंगल बढ़ता है, दूर जाने पे एंगल कम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फिर मैं बता रही हूँ कि इस चैप्टर में डायग्राम सही बनेगी तो आपका क्वेश्चन सही होगा। डायग्राम बनाई तो आपका आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट वहाँ पे हो जाएगा। तो डायग्राम सही बनानी है, इसलिए ये वाली गलती नहीं करनी। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन समझ आ गया। जब हम नीचे हैं और हम कोई ऊपर की पड़ी चीज को देख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी गर्दन उठा रहे हैं, एलिवेट कर रहे हैं, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन यूज होता है। वहां पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो ये सिंपल से इस तरह से होगी। अब कुछ कंडीशंस ऐसी भी होंगी कि हम ऊपर हैं और हम नीचे देख रहे हैं, तब क्या होगा? मतलब अगर हम बिल्डिंग की टॉप पे और टॉप से हम नीचे कहीं देख रहे हैं, तब कौन सा हमारा यूज होगा? तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसको भी एक बार समझ लेते हैं। सो ये मैंने डायग्राम बनाई है। अब इस केस में सी पॉइंट पे हमारा ऑब्जर्वर है, बीसी हमारी हाइट ऑफ टावर है, टावर के टॉप पे एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर क्या है? ए पॉइंट को देख रहा है, ऊपर से नीचे पॉइंट को देख रहा है। तो सबसे पहली बात कि जब ऑब्जर्वर
कहीं से किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो जो लाइन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। ठीक है। सेकेंड थिंग क्या बताई थी मैंने कि ऑब्जर्वर जब नीचे या ऊपर अपनी गर्दन ना हिलाकर बिल्कुल सामने देख रहे हैं तो वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। सो ये लाइन मेरे पास आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन। सो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना दी, लाइन ऑफ साइट भी बना दी। अब हमारे पास बात आती है एंगल की। सो एंगल मैंने क्या बताया था? एंगल थीटा आप किसको देखेंगे? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ थीटा बोलते हैं, उसको एंगल थीटा लेंगे हम। सो ये हमारे पास लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में है, इसको हम बोलेंगे एंगल। अभी इस एंगल का नाम क्या होगा? एलिवेशन तो नहीं होगा क्योंकि गर्दन उठाई नहीं है, गर्दन को तो नीचे झुकाया है। तो जब नीचे झुकाया है तो इसको थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन होता है कम होना, तो कम होना मतलब ऊपर से नीचे आया, नीचे आया जब तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब नीचे खड़ा था नीचे से गर्दन ऊपर उठाई थी तो एंगल ऑफ एलिवेशन। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा हो गया थीटा। अब यहाँ पे हमने सब कुछ तो ले लिया लेकिन हमारे पास ये ट्राइंगल नहीं बन रहा। थीटा तो हमें पता चल गया लेकिन थीटा के ऑपोजिट तो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है और यहाँ पे तो हमारे पास ट्राइंगल बंद हो नहीं रहा। तब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं उसको कोई तीसरी लाइन आके कट कर रही है तो जो हमारा लाइन कट करने के कारण जो एंगल बनता है ऑल्टरनेट एंगल्स वो इक्वल होते हैं। तो ये अगर एंगल थीटा है सो ये एंगल भी थीटा होगा, सो ये भी मेरा ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। सो इस तरह से हम एंगल थीटा इसको भी ले सकते हैं और फिर हम वापस से क्वेश्चन को अपने सॉल्व करेंगे। नाउ इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएंगे? सिंपल वैसे ही आएंगे कि ऊपर कोई खड़ा है वो नीचे कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, एंगल थीटा बनाया उसने 30 डिग्री का, तो बताओ कि वो ग्राउंड से कितनी दूरी पे है, कितनी हाइट पे है। तो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है इसका मतलब हमने हाइट निकालनी है, एंगल हमें गिवन है, हाइट हमें निकालनी है, बेस गिवन होगा या कुछ और गिवन होगा तो उसकी बेस पे हम सिंपल tan की वैल्यू लेके हाइट को निकाल लेंगे। सो बस इसमें यही सब क्वेश्चंस यूज होते हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं एलिवेशन और डिप्रेशन के, बस आपको डायग्राम सही बनानी आनी चाहिए। सो इस चैप्टर में इतना ही, बाकी सब आपके क्वेश्चंस और क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं। सो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सब मैं अपने क्वेश्चन सीरीज में लेकर आऊंगी। तो आई होप आपको आज के ये सेशन में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, सभी जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन कब क्या होता है वो सब आपको क्लियर हो रहा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।